अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ एंड आई एम श्योर अब तक जितने भी आपने हमारे ईपीज़ देखे होंगे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रिवेंशन के तौर पर आपको मिल चुकी होगी। डॉक्टर जावेद अरशद हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में और हम बात करते हैं हर उस बीमारी की जिसको सुनकर हम सब ज़ाहिर सी बात है डर लगता है, धचका लगता है और अगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर इसमें मुब्तला हो जाते हैं तो अच्छी खासी पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको अवेयर कर सकें, गाइडलाइंस दे सकें जो बहुत हद तक एक जिसको कहते हैं ना फर्स्ट एड के तौर पे हमें मालूम होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे उस इस्तिलाह पर जो लोग बहुत ब्यूटी कॉन्शियस एक ज़माने में होते थे और उस वक्त वो लोग मेकअप का सहारा लेते थे, लेकिन इस वक्त कॉस्मेटिक सर्जरीज़ को लेकर इतनी ट्रीटमेंट्स और आ चुकी हैं कि लोग हर जहां उनको लगता है कि इससे हमारे फीचर्स अच्छे हो सकते हैं, इससे हम बहुत हद तक यंग नज़र आ सकते हैं, तो उस एक दौड़ लगी हुई है विदाउट नो हाउ कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती हैं और एक जो कोर्सेज करके जो नए अपने आप को कॉस्मेटिक सर्जन्स कह रहे हैं या डॉक्टर्स कह रहे हैं और अपने आप के आगे डॉक्टर्स लगाते हैं। तो हमारे मुल्क में असल में चेक एंड बैलेंस या लाइसेंस टाइप की कोई इस्तिलाह नहीं है, इसलिए सब इस भीड़ में सभी शामिल हो गए हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में एंड किया था, पीआरपी का एक जिक्र हुआ था और डॉक्टर साहब ने ख़ुद अपनी मिसाल दी थी कि उनका पैर बुरी तरह से जल गया था और सैटरडे नाइट को ये हादसा हुआ था और वेडनेसडे को उन्होंने ख़ुद अपनी पीआरपी की शुरुआत की थी और उस वक्त हमने पिक्स भी आपके साथ शेयर की थी। वो दोबारा हम आपके इस प्रोग्राम में आपको शेयर करेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो बात हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली आज का मेरे प्रोग्राम का टॉपिक भी पीआरपी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, मैंने दिखाई थी आखिरी दफ़ा कि ये मेरा पाँव था ऑन सैटरडे इवनिंग। खोलता पानी गिर गया था, तलवे की खाल, ऊपर की खाल पूरी निकल गई थी और वेडनेसडे को मैंने अपने ब्लड से खुद ही बैठ के पीआरपी बनाया था। मेरा पीएचडी थीसिस ही पीआरपी के ऊपर है। पीएचडी थीसिस आपने पीआरपी की? यस, हीलिंग इफेक्ट ऑफ पीआरपी ऑन क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर। अच्छा, एक आम इस्तेमाल में हमें ज़रा समझाएं व्हाट इज़ पीआरपी? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल्स और तीसरा प्लेटलेट्स। एक ज़माना था बैक 30-35 इयर्स बैक, जब हमारा ख्याल था कि प्लेटलेट का वाहिद काम ये है कि इसमें कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं और ये ब्लड को कोगुलेट करने में मदद देता है। अब हमें पता है कि इसके अंदर एक अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स है और एक डेंस ग्रेन्यूल्स है। हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शन एनाफिलेक्टिक शॉक वाले सीरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ये सब डेंस ग्रेन्यूल के अंदर होते हैं। अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारी बॉडी के जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो सब अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स में, चाहे आप इसको प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर कर दें, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा 1 और 2 कर दें, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कर दें, केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर कर दें, दे आर ऑल इन प्लेटलेट्स। सो हमारी बॉडी के अल्लाह ताला ने रखा हुआ है हीलिंग का। हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं जो होती हैं हमें पता भी नहीं लगता, अल्लाह ताला का सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक टाइप का कंप्यूटराइज सिस्टम है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये रीढ़ की हड्डी की चोट की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि ऑपरेशन होंगे उस हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए, इसलिए कि जब तक हड्डी स्टेबलाइज नहीं होगी तब तक सॉफ्ट टिश्यू आप जोड़ भी देंगे फट जाएगा, इसलिए कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, खिंचाव होगा, फट जाएगा। जब तक पहला स्टेप यही होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप फिर होता है हीलिंग का, उसकी स्पाइन का। अब अगर स्पाइन कट गई है तो स्पाइन को बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसको जोड़ा जाता है। बाकी सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला का है। अच्छा, हमारा वो खुद ही क्योर हो जाएगा? वो खुद ही करते हैं। वो जो उसके धागे कह लीजिए या अंदर जो बहुत सारे ट्रैक्ट पड़े हुए हैं ना, वो जाके ट्रैक्ट को करेंगे। अगर मैं बहुत ही इनिशियल बात करूँ कि हमें अगर डीप कट भी लग जाता है तो वो देखिए खुद ही जुड़ता जाता है, फिर एक नई स्किन ऊपर आती है और डेड स्किन बन के वो जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मैंने आपको अपना पाँव दिखाया था, ठीक है जी। मैंने इसका पीआरपी किया था, सही। ठीक है। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये आप देखेंगे इसमें काला काला पूरे पाँव के ऊपर नई खाल बन रही है। मेरी जैसी खाल होनी चाहिए, जितनी मोटी, जो उसका नर्वस स्टेटस है, जो उसका वेस्कुलर स्टेटस है, पूरी ये खाल
3 महीने में बन गई। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। मेरे अपने ऊपर भी मैंने PRP के ऊपर सहारा लिया। ठीक है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कंप्यूटर सिस्टम है जो चीज़ों को ठीक करता है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये एड़ी का ज़ख़म है, डीप वुंड है, बीच में एड़ी की हड्डी नज़र आ रही है। ठीक है, इसका भी मैंने PRP किया। अगर जूम हो सके तो इस पर 14 नवंबर की डेट है। ठीक है, इस दिन मैंने इसका PRP किया था और इन खातून को ये ज़ख़म जो है 18 महीने से था और दुनिया जहान के इंजेक्शन, मेडिकेटेड ड्रेसिंग सब करवा चुकी थी और ये बढ़ता जा रहा था। अब डॉक्टर ने कहा था पाँव कटेगा घुटने के नीचे से, इसलिए कि एड़ी का ज़ख़म है। ठीक है, इनका मैंने किया और वो ज़ख़म आपने PRP के थ्रू ही बस मैंने खाली PRP किया। उसके मार्जिन पे मैंने PRP के बना के इंजेक्शन लगाए और जितना PRP बचा था उसके बेस पे डाल दिया। फिर ये हर हफ्ते मेरे पास आती थी, मैं उस ज़ख़म को खोलता था, उसको नॉर्मल सलाइन से धोता था, कोई मेडिकेटेड ड्रेसिंग नहीं, सिर्फ स्टेलाइज गॉस पीस रख के दोबारा बंद कर देता था। तो डॉक्टर पहली अप्रैल को ये वो ज़ख़म, ये तलवे की खाल और हाथ की खाल जो है कभी नहीं आती है, ये पूरी बनी है इसी ट्रीटमेंट से। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब वो जो डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि पैर काटना पड़ेगा, वो किस बेस पे कह रहे थे? वो इसलिए कह रहे थे कि ज़ख़म डियाबिटिक खातून थी। अच्छा, 30 साल की डायबिटीज़ थी। ठीक है, लेकिन ये आपने सही कहा कि हमारी जैसे हथेली की स्किन और वो जो हमारे तलवे की स्किन है उसमें बहुत फ़र्क है, तो वो मतलब उसको भी ये हील अप कर देते हैं। ये खाल जो है ये कभी नहीं बनती है, ये वाली खाल पाम सरफेस ये वाली बन जाती है। ठीक है, ये नहीं बनती है। इस ट्रीटमेंट से मैंने कुछ नहीं किया है, पूरी बनी है। जबकि आप खुद कह रहे हैं कि कभी नहीं बनती। मेरे पाँव पे भी मैंने दिखाया था कि तलवे की खाल पूरी निकल गई थी, पूरी बनी है। अच्छा, नहीं तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि ये खाल नहीं बनती, अब बनती है ना। अब आपका अपना एक्सपीरियंस है कि अब बनी है वो खाल और आपके खुद के पैरों के नीचे बनी है। देखिए, ये तीसरा ज़ख़म है। खातून थी, 5 साल का, पैर स्ट्रोक हुआ था, बिस्तर पे थी। ये इनके कूल्हे के ऊपर एक डीप वुंड जिसमें मेरी आधी उंगली चली जाती थी अंदर, ये डीप वुंड था। इस पे तारीख पड़ी हुई है 17 जून की, जिस दिन मैंने इनकी ट्रीटमेंट की। ठीक है, और इनकी बेटी ने मुझे फिर भेजी थी, ये 24 जुलाई की तस्वीर है जिसमें ज़ख़म की जो गहराई थी वो पूरी भर चुकी है, ऊपर से भी काफ़ी छोटा हो गया है, मज़ीद अभी हीलिंग प्रोसेस में है। मोर और लेस तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नॉर्मल स्किन के साथ। मतलब डॉक्टर साहब का कहना ये है कि PRP के थ्रू अगर आपको डीप वाउंड्स भी हैं, ज़ख़म भी हैं, स्किन की हालत ख़राब हो गई है या फिर जल चुकी है, तो PRP के थ्रू आप दोबारा से वो स्किन रिवाइव हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट्स आते हैं कि जैसे कभी कुछ उस जगह पर हुआ ही नहीं था। देखिए, मैंने अभी बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने कंप्यूटर फिट किया हुआ है। रीढ़ की हड्डी अगर स्पाइनल कॉर्ड कर देते हैं, और मैंने किया हुआ ये वाला काम, एक स्पाइनल कॉर्ड में जो कट चुकी थी उसको मैंने दोबारा किया था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये वाहिद केस है, बल्कि इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में ये वाहिद केस है। ठीक है, 24 साल का लड़का था, गोली मारी गई थी, उसकी D6 के ऊपर लगी थी। ये तो बहुत ही ख़तरनाक जगह पे लगी है। हाँ, वो नीचे से बिल्कुल मफलूज था, कोई चल नहीं सकता था, पेशाब पखाने का कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, उसके मैंने ये वाहिद पेशेंट था जिसका मैंने एडिपोज टिश्यू निकाला था और नाक के अंदर से मैंने क्रीबिफॉर्म प्लेट होती है क्योंकि ब्रेन के करीब तरीन है, वो भी थोड़ी सी ली थी। इसके मैंने स्टेम सेल बनाए, PRP बनाया, थिएटर लेके गया, सियाम में देखा, स्पाइनल नीडल डाली, जहाँ से कटी थी उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह, और मैंने इंजेक्ट कर दिया। 8-10 महीने में वो पैरेलल बार पे चल रहा था लड़का। ठीक है, तो लेकिन अगर वो लोग जो बर्न केसेस का शिकार हो चुके हैं और अब वो भी चाहते हैं कि हमारे स्किन, जैसे देखें बर्न्स के जो जलता है उसके बाद जो स्किन आती है ना वो बड़ी श्रिंक सी आती है, वो फ़र्क लगता है कि यहाँ पे एक बर्न मार्क है, लेकिन आपका जब मैं पैर देख रही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क लग नहीं रहा है। तो अब अगर वो लोग अब आपसे कांटेक्ट करना चाहें और उनको भी ये पैचेस हटाने हो तो उसका क्या होगा? आप स्किन रिमूव करेंगे फिर मैं वो तो देखो, वो जो कीलॉइड बन चुका है ना, वो तो बन चुका है। अच्छा, वो आई हैड टू रिमूव दैट।
वही मैं ठीक है? पूछना चाह रही हाँ। थी। लेकिन मैं अगर उसका, और मैं कर चुका हूँ, मेरे पास पेशेंट हैं जिनके नीज़ के ऊपर चोट थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, मोटा सा केलॉइड था, घुटना पूरा काम नहीं करता था। आई जस्ट, मेरे पास तस्वीरें भी है उसकी, आई जस्ट एक्साइज दैट केलॉइड टिश्यू। मैंने एंड टू एंड उसको फाइबरस टिश्यू निकाल के मैंने एंड टू एंड उसको एनास्टोमोज कर दिया, सी दिया, और सी के बंद कर, बैंडेज करने से पहले उसमें PRP लगा दिया, छोटे छोटे इंजेक्शन कई जगह पे। ठीक है, PRP आपके जिस्म की चीज़ है, ये कोई बाहर की कोई दवाई मतलब वो नहीं, हमारी ब्लड है। मैं हमारे ही ब्लड से मैं बनाता हूँ। ठीक है, उसने वो फिर टिश्यू जो है ना उसको डायरेक्ट कर देता है कि किस तरह जोड़े। ठीक है, फॉर डैट मैटर मैं एक दफ़ा गया, मुझे बहरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी पे अमीन, खालिद अमीन उसका डायरेक्टर था, मेरा दोस्त था स्कूल का, उसके पास मैं लेके गया। कहने लगा यार चलो, टीपू सुल्तान उस ज़माने वो थे प्रेसिडेंट, वो प्रिंसिपल थे, कहने लगे टीपू साहब के पास चलते हैं। मैंने कहा चलो, जाके मैंने टीपू साहब को दिखाया, सीनियर है मेरे, उस्ताद है। मैंने दिखाया अपना काम लैपटॉप के ऊपर करके, देखने लगे। कहने क्या करते हो? मैंने कहा सर PRP करता हूँ। कहने हम भी करते हैं। मैंने कहा सर मुझे पता है, सिविल अस्पताल में आपने एक पेन सेंटर बनाया है, वहाँ पे आप PRP यूज़ करते हैं। कहने का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। मैंने कहा सर इफेक्ट तो है, लेकिन बड़ी जल्दी जुड़ जाता है टिश्यू। मैंने कहा है तो, लेकिन किस तरह है सर ये बताएं। कहने कि इसका तो अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा सर जब आप करते हैं, आपका जो मसल है ना उसमें एक एक्टिन है, ये यूँ करके है। ठीक है, एक एक्टिन है, एक मायोसिन है, ये इसमें स्लाइड करते हैं जो मसल फंक्शन करता है। जब ये यूँ होगा तो ये खींचेगा, बड़ा हो जाएगा मसल। ठीक है, फिर आपने कोई चीज़ उठाई, आपने उसको उठाना है तो फिर ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब अगर कट गया, ठीक है, या फट गया तो वो हील करेगा, लेकिन फाइब्रस टिश्यू से हील करेगा। ठीक है, उसमें लग जाएंगे तकरीबन 4 से 6 हफ्ते। राइट, मैंने उनको ये समझा, मैंने कहा 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, और फाइब्रस टिश्यू स्टेशनरी टिश्यू है, वो फिर आगे पीछे नहीं हो सकता, वो गांठ है। ठीक है, ये जब PRP लगा देते हैं तो ये नॉर्मल टिश्यू बनता है, इसकी वर्किंग कैपेसिटी वैसी ही रहती है, और चूँकि हील कर जाता है 2-3 दिन के अंदर, इसलिए पेन ख़त्म हो जाता है। कल के यार ये मुझे मतलब जो PRP है बेसिकली डैमेज टिश्यूज़ को हील करता है या उसको बनाता है या उसको सही करता है? उसको हील करता है। अच्छा। नॉर्मल की तरह हील करता है। मेरा पाँव देखा ना आपने, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। वही मैं देख रही हूँ। ठीक है, मैं डिप्लेक्स वाले जो मुशर्रफ रिजवा हैं, उन्होंने एक स्माइल अगेन फाउंडेशन बनाई है बर्न की। जी। एक ज़माने तक उनके पेशेंट मैं ऑपरेट करता था। मैं यही पूछना चाह रही थी, ये जो एसिडिक केस हैं उसको आप कर सकते हैं सही? उसमें एसिडिक औरत, मुझे याद अब तक एक बच्ची मैरिड थी, छोटे बच्चे थे 2, जल गई थी, उसके दोनों हाथ यूँ थे, वो इससे यूँ नहीं कर सकती थी, वो इससे सीधा नहीं कर सकती थी। तो सोचो कितनी अजियत, ये भी एक मसला होता है, टिश्यूज भी जल जाते हैं। अच्छा, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ना बर्न्स के। अब ये जल गए ना, तो ये जला और ये फाइब्रस टिश्यू से जला, फाइब्रस टिश्यू से जला तो इसने इसको यूँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब अंदर ठीक है टिश्यू, लेकिन ये स्किन चूँकि गांठ बन गई है ना, तो ये हाथ यूँ है बस। इसी तरीके से यहाँ पे जल गया, इसने हाथ को यूँ कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली उस टिश्यू को एक्सरसाइज किया, उसको एंड टू एंड एनास्टोमोज किया और उसमें PRP लगा दिया, खुल गया हाथ, पूरा फंक्शनल हो गया। यहाँ पर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एसिडिक केसेस को डॉक्टर साहब PRP के थ्रू उनको बैक टू नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं, वो एक ट्रॉमा होता है, लेकिन इस पर बात हम करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर शो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, हमें आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।